तो आइए दोस्तों, आज हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब पद, जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है उसे बहुपद कहते हैं। अगर हम लोग इसकी टेक्निकल परिभाषा लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग इसकी परिभाषा को भी, लेकिन अगर ना समझ में आए तो कोई भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उसको उदाहरण से हम लोग आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग परिभाषा। तो 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम लोग परिभाषा को लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए इसकी परिभाषा लिखी गई है कि बीजगणित के धन और ऋण, यानी कि ये चिन्ह जो है ये ऋण का है, यहाँ पे आप लोग बीच में ऋण लिख लीजिएगा। तो धन और ऋण चिन्हों के संबंध से संबंधित पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ना समझ में आया कोई बात नहीं, अपन लोग इसीलिए दुकान खोल के बैठे हैं समझाने के वास्ते। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कह रहा है कि धन और ऋण के हिसाब से पदों को जोड़ा गया हो, यानी कि व्यवस्थित किया गया हो, व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि संबंधित किया गया हो, यानी कि जोड़ा गया हो या व्यवस्थित किया गया हो। तो देखिए जैसे अपने पास कोई सा एक ले लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है धन और ऋण चिन्ह के हिसाब से जोड़ा जाता है। अब देखिए पदों को, जैसे यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं 4x + 5। तो अब इसमें देखिए एक पद ये है और एक पद ये है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पदों को जोड़ा प्लस और माइनस के हिसाब से जाता है, तो यहाँ पे देखिए बीच में गुणा या भाग का जिक्र इसने नहीं किया है। कहीं भी आप देख सकते हैं गुणा या भाग का जिक्र नहीं किया है। तो हम लोग इस 4 को एक पद और x को एक पद नहीं मान सकते। ये 4x पूरा एक ही पद है और ये 5 एक पद है। तो इस तरह से अगर इस पूरे को देखा जाए तो यह एक बहुपद कहलाएगा। अब बहुपद में एक पद होता है तो एक पद ये कहलाता है, 2 पद ये सब आगे आएगा। तो सिंपल सी बात इतनी थी कि बहुपद क्या होता है, तो इन्हें प्लस या माइनस के हिसाब से जोड़ा जाता है। यहाँ पे अगर माइनस भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो बहुपद कहलाता। अब इसका एक व्यापक रूप होता है, तो आइए इसका व्यापक रूप यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। अब बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे an जो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, हो सकता है इसका मान 1 हो, 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर इसकी डिग्री ही घट जाएगी। तो an x⁴n ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस लगाते हैं, माइनस जो भी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे व्यापक रूप है तो इसलिए यहाँ पे प्लस ही उचित होगा। n-1 और x की पावर भी n-1 कर देते हैं, प्लस an-3 x की पावर भी n-3 कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग डॉट डॉट लगाते हैं और इस तरफ आ जाएगा अपना a3 x³ प्लस a2 x³ x² प्लस a1x और यहाँ से प्लस हो जाएगा a0। ये एक कांस्टेंट बाद में आ जाता है। अब इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, हो सकता है किसी में कांस्टेंट ना आए। तो देखिए ये तो होता है इसका व्यापक रूप। अब इसमें से कहीं से भी आप लोग तोड़ फोड़ कर कुछ भी निकाल लेंगे, वो एक बहुपद कहलाएगा। ये पूरा भी एक बहुपद है, इसमें से बीच में से कहीं तोड़ फोड़ के कुछ निकाल लेते हैं तो वो भी एक बहुपद कहलाएगा। जिस तरह से एक बड़ा चुंबक लेते हैं, अगर उसमें से हम थोड़ा सा टुकड़ा भी तोड़ लेते हैं तो वो भी एक चुंबक की तरह काम करता है। तो उसी तरह से ये अपना पॉलिनोमियल है। इसमें किसी तरफ से भी अगर हम लोग चाहें तो इस तरह यहाँ से ऐसे कट कर दें तो ये पूरा एक बहुपद कहलाएगा और ये भी पूरा एक बहुपद कहलाएगा। बीच से कहीं पे कट मार देते हैं, ये पूरा एक बहुपद, ये पूरा एक बहुपद। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पे x⁴n, n क्या है, तो n यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, जो कि ठीक है पूर्ण संख्या है, बस इतना ही रखते हैं। अब ये हो जाने के बाद
अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि हम लोग बहुपद को पहचाने कैसे। तो आइए फिर इसको हटाते हैं और बहुपद को पहचाने कैसे उस पर बात की जाए। तो अब यहाँ पे अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद को पहचाने कैसे कि वह बहुपद है भी या नहीं। जैसे हर इंसान की अलग अलग पहचान होती है, उसका चेहरा देखकर आप पहचान सकते हैं, तो ऐसे ही बहुपदों की भी यहाँ पे पहचान, जैसे आप लोग कुछ ना कुछ आइडेंटिटी तो रखते होंगे जानवरों से, जो आप अलग हैं, तो आपको जानवरों से अलग क्या चीज़ें बनाती हैं वही उसकी पहचान होती है। उनके 4 पैर होते हैं, आपके 2 ही पैर हैं, आपके 2 हाथ हो गए, उनके हाथ नहीं होते हैं, तो इस तरह से। तो बहुपदों में भी तो इसकी जो टेक्निकल परिभाषा है या आप कह सकते हैं जो टर्म है उसको लिख देते हैं, उसके बाद ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, समझाया जाएगा। तो 1 मिनट आप इंतज़ार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपकी थ्योरी लिख दी गई है। इसमें कह रहा है कि किसी व्यंजक के सभी पदों की घात एक धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए तो वह समुच्चय, तो वह बहुपद कहलाता है। यदि किसी व्यंजक की घात भिन्न में हो, ऋणात्मक हो, यहाँ पे अपूर्णांक होना चाहिए, अपूर्णांक या अपरिमेय संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। इतनी सी बात हो जाती है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे अपने पास एक उदाहरण लेते हैं 2x² - 3 + x = 0। 3 को इधर भी चाहे कर सकते हैं, उधर भी। तो ये एक उदाहरण ले लिए हम लोगों ने। दूसरे नंबर पे लेते हैं हम लोग एक और उदाहरण को, जिसमें x² + √2 यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरे में अगर हम लोग लें तो एक और ले लेते हैं, यहाँ से क्या ले लेते हैं, √x + 3 को ले लेते हैं। एक चौथा उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख दिया जाए, 1/x³ लिख देते हैं, प्लस में कुछ लगा देते हैं, मान के चलिए 3 लगा दे रहे हैं। और एक उदाहरण और रखते हैं, ये होगा 1/ ले लेते हैं x² + 2x + 3 ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा था कि घात जो होनी चाहिए, जो चर है उसमें उसकी जो घात होनी चाहिए बेसिकली वो कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो चर की हाईएस्ट घात होती है वही उसकी घात कहलाती है। तो उस बहुपद की घात जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसकी घात कितनी है, तो 2 है, ये पॉजिटिव है, तो ये एक बहुपद है। इसमें देखा जाए तो इसमें जो चर है उसकी हाईएस्ट घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक बहुपद है क्योंकि पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो x है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 है, ये x की पावर 1/2 है। इसको चाहे तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/2 + 3। लेकिन इसमें क्या कह रहा था कि जो x की पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, और यहाँ पे भिन्न न चलेगा, ना ऋणात्मक चलेगा, ना अपूर्णांक चलेगा, यानी कि जो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी। केवल चलेगा तो क्या चलेगा, धनात्मक पूर्णांक ही चलेगा। तो ये पूर्णांक है नहीं, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी तरह से इसको देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है लेकिन बटे में है, तो ये ऊपर अगर हम लोग इसको किसी तरह से ले जाएंगे तो ये x की पावर -2 हो जाएगी, और ऋणात्मक संख्याएं नहीं चलेंगी। यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और ऋणात्मक अगर कोई पूर्णांक है, यहाँ पे पूर्णांक ही रहने दीजिए, अपूर्णांक नहीं, वो ऋणात्मक उस तरफ लिखा था उसके लिए यहाँ पे पूर्णांक लगा था, तो ये ठीक था। तो यहाँ पे ये भी एक बहुपद नहीं होगा। इसकी बात की जाए तो इसमें भी नीचे की तरफ लगी हुई है घात, तो ये भी नहीं होगा। अगर यहीं पे ऐसा कुछ दे दिया जाए, जैसे अगर दे दिया जाए √ में x की पावर 9 + 4, इस फॉर्मेट में दे दिया जाए और इसको पूछा जाए बहुपद है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 9 भले ही लिखा है, लेकिन इसको हम लोग x की पावर 3 कर सकते हैं, क्योंकि 9 जो लिखा है उससे 3 की पावर 2 कर सकते हैं, और 2 से ये 2 कट जाएगा, 1/2 वाला, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसा लिखा है, इसी का रूप चेंज करके ऐसा लिख दिया गया था, तो ये भी एक बहुपद है। तो इस तरह से आप बहुपदों की पहचान कर सकते हैं, उसकी जो घात है बहुपद की वो। अब ये बहुपद की घात क्या होती है वो आइए समझते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बहुपद की पहचान। वो बहुपद की घात, पहचान तो हो गया है, बहुपद की घात।
अब ये बहुपद की घात क्या होती है, तो इसमें जो चर होता है, जैसे किसी भी मान लीजिए बहुपद px है, अगर उसमें एक बहुपद को एक फलन होता है बहुपद, उसे px से दर्शाते हैं। तो आइए अब ये फलन वगैरह क्या होता है थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको। तो ये बहुपद की घात क्या होती है कि अगर कोई बहुपद px है और उसमें चर x है, तो जो x की उच्चतम घात होगी, यानी कि जो x की सबसे बड़ी घात होगी, वही उसकी उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं चर x के बहुपद में x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। कहलाती है। तो जो चर होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी वही कहलाएगी बहुपद की भी घात। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, 5x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4, और इस तरह से यहाँ पे एक अचर डाल देते हैं, कोई सा भी 5 डाल देते हैं। तो ये एक बहुपद है। अगर इसको नाम दिए जाए तो ये px नाम इसको दे देते हैं हम लोग कि p मतलब एक फंक्शन होता है और उसमें जो चर है वो x यूज हुआ है, तो ये बहुपद जो होता है वो एक फंक्शन ही होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसकी घात पता करें तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात x की यहाँ पे है, x की पावर 6, बाकी 5 है, 4 है, ये। तो इस बहुपद की जो घात है वो भी क्या हो जाएगी, तो घात यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6 हो जाएगी इसकी। और अगर बात करें हम लोग एक और फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग px लेते हैं और यहाँ पे बात करते हैं अभी अभी जो हम लोगों ने फंक्शन किया x² प्लस 2x प्लस 3 की, अगर इसकी घात की बात करें तो इसकी घात निकालना संभव ही नहीं, क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बहुपद नहीं है। नहीं तो पता चली कोई पूछ लिया कि इसकी घात निकालिए तो आप लोग बता दीजिए फटाक से कि 2 होगी यहाँ पे नीचे देख के। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसकी घात कहाँ से निकालेंगे आप, और बात चल रही है कि इसकी बहुपद की घात निकालने की, तो ये हो जाता है। अब अगर बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको चलिए थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब बहुपद के प्रकार देख लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए तो बहुपद को हम लोग 2 आधार लेके बांट सकते हैं। तो पहला क्या होगा, तो पहला यहाँ पे घात के हिसाब से बांट सकते हैं और दूसरा पद के हिसाब से। तो पहला बांट देते हैं हम लोग पद के हिसाब से, पद के अनुसार, और दूसरा बांटते हैं घात के अनुसार। तो यहाँ पे अगर पदों के हिसाब से बांटा जाए तो इसमें क्या होगा, जिसमें केवल एक पद हो एक पदी, 2 पद हो 2 पदी, 3 पद हो 3 पदी, इस तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे ही एक पदीय बहुपद। आगे कौन सा आएगा जिसमें 2 पद हो, द्विपदीय बहुपद। आगे आप लोग बहुपद लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे त्रिपदी भी आप लोग लिख सकते हैं, त्रिपदीय बहुपद। आगे चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे ही आप लोग कहीं तक भी ले जा सकते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए एक पदी में, जैसे यहाँ पे मान के चलिए हम लोगों ने लिख दिया 4x, बस इतना ही लिखा तो ये एक पदी हो गया। अगर इसमें बात की जाए 4x प्लस 3 लिख दिया तो ये द्विपदी हो गया। त्रिपदी अगर x² प्लस 3x प्लस 4 ऐसा लिख दिया, त्रिपदी हो गया। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा लिखा जाए x² प्लस 2x
+4। तो क्या ये त्रिपदी है? तो जी नहीं, इन दोनों सॉरी ये त्रिपदी है। यहाँ पे अभी अगर x² लगा दिया जाए तब क्या ये अब ये त्रिपदी है? तो ये त्रिपदी नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3x² + 4। तो हम लोग ये पद जो डिसाइड करते हैं वो इसका सरलतम रूप यानी कि उससे छोटा ना किया जा सके ऐसे पे डिफाइंड करते हैं। तो इस तरह से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी हो जाता है। अगर घात की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक घात वाला जो होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसकी घात 1 होती है उसे एक घात बहुपद ना कह के हम लोग रैखिक बहुपद इसलिए कह देते हैं क्योंकि वो एक रेखा का समीकरण होता है जिसकी पावर 1 होती है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं पहले वाले को रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है 4x + 3 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो और 2 पावर अगर हाईएस्ट हो तो यहाँ पे द्विघात बहुपद कह सकते हैं आप लोग, द्विघात बहुपद। ऐसे त्रिघात बहुपद। अब जैसे इसमें भी वही बात हो जाए, अगर यहाँ पे जैसे मान के चलिए 4x.3x + 5 ऐसा लिखा है, यहाँ पे डॉट था तो ऐसा लिखा है। तो अब क्या इसकी अगर घात निकालने के लिए कहा जाए तो आप लोग क्या कहेंगे कि x की पावर 1 है? तो नहीं, पहले इसको सरलतम रूप में लाएंगे। तो 4 और 3 का गुणा, 4 3 12x² ये हो जाएगा +5। तो ये कैसा है? द्विघात बहुपद है। आगे आपको द्विघात समीकरण पढ़ना होगा, तो बस समीकरण कुछ नहीं होता, अगर इक्वल में 0 लगा दिया जाए तो यही बहुपद समीकरण हो जाता है। तो ये हो जाते हैं बहुपद के प्रकार। अगर बात की जाए इनका जो एक वास्तविक रूप है या व्यापक रूप है, उन पे अगर बात की जाए तो इन सभी का एक व्यापक रूप होता है। जैसे हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद का एक व्यापक रूप पढ़ा था, उसी तरह से इन सभी का एक व्यापक रूप होता है। तो यहीं पे साइड में लिख देते हैं उनको, तो यहाँ पे लिखते हैं। तो इस तरफ से हम लोग लिखते हैं व्यापक पद, व्यापक रूप। अब ये व्यापक रूप क्या होता है? तो जैसे एक रैखिक वाला है तो इसको हम लोग लिखते हैं ax + b, इस तरह से x की पावर 1 है। अगर इस द्विपद वाले का, द्विघात वाले का बात किया जाए तो इसका होगा ax² + bx + c। और इस 3 पद वाले का बात किया जाए तो इसका होता है ax³ + bx² + cx + d। ये हो जाता है इसका व्यापक रूप, जहाँ a, b और c क्या है? a, b, c, d क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको लिख देते हैं यहीं पे ऐसे ही तीर बना के। तो यहाँ पे लिखते हैं जहाँ a, b, c तथा d वास्तविक संख्याएं हैं। ये हो जाता है। तो ये हो गया बहुपद के टाइप्स, यानी कि यहाँ पे एक पदी में एक पदी, द्विपदी, ऐसे ही अनंत तक जाएगा। ये भी इनफाइनाइट तक आप ले जा सकते हैं। तो वो था बहुपद के व्यापक रूप, उसी से काट छांट कर ये बनाया गया है। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का वो वाला बहुपद था जिसका व्यापक रूप हम लोगों ने लंबा खींचा था, तो अगर उसमें बात की जाए तो क्या था लास्ट में? a3 x की पावर 3 + a2 x² + ax a1x + a0 लिखा था, या a0 आप लोग इसको कह सकते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या बनाया गया, जब इसमें एक घात बहुपद की बात की गई तो यहाँ से इसको काट लिया गया, ये हो गया। अगर द्विघात बहुपद की बात की जाए तो यहाँ से काटा गया।
अगर 3 घात बहुपद की बात की जाए तो यहाँ से ये काट लिया गया। तो इसी तरह से 4 घात के लिए एक पद और काटेंगे, 5 घात के लिए एक पद और काटेंगे। तो कुल मिला के ये जो सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाई है वो किससे बनाई है, बहुपद के व्यापक रूप से ही तो मिलाकर बनाई है। तो यही हो जाता है इनमें भी व्यापक रूप इसका। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आइए देखते हैं कि बहुपद का मान कैसे निकाला जाता है। तो इसको हटाते हैं और बहुपद का मान निकालना आपको सिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग बहुपद का मान। अगर अंग्रेजी की बात करें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग हिंदी मीडियम ही पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले जो हों वो लोग लिख सकते हैं इसको बहुपद का मान। तो इसकी एक थ्योरी होती है, उसको 2 मिनट लगेगा, लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बहुपद का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि px कोई हमारे पास बहुपद है, x में कोई एक बहुपद है जिसमें एक अचर यानी कि x है और k कोई वास्तविक संख्या है, k एक वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करते हैं। जो यानी कि जो हमारे पास बहुपद px है उसमें जो x होगा उसे हम k से प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि x की जगह पे k का मान रख देंगे। करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, हम इससे ऐसा करने से हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वही संख्या जो प्राप्त होगी वही px जो बहुपद अपना है उसका x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे pk से निरूपित करते हैं। अगर बात की जाए एक उदाहरण लेके समझने की, अगर थ्योरी नहीं समझ में आई है तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे लेते हैं अपने पास एक बहुपद है, कौन सा, px मान लेते हैं एक बहुपद है, क्या लेते हैं, x² - 3x - 4, ऐसा हम लोग एक बहुपद ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मान के चलिए x बराबर -1 पे। तो x बराबर -1 पे हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो x को रिप्लेस करेंगे किससे, -1 से। तो हर जगह पे हम लोग करेंगे तो ये कहलाएगा px - 1, यानी कि इसकी वैल्यू अब हम लोग निकाल रहे हैं। x को रिप्लेस करते हैं -1 से, तो ये -1 का स्क्वायर -3 ऐसे ही रहा, x के जगह पे -1 हो गया और यहाँ से ये -4 ऐसे ही रहा, इस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो ये 1 ही आएगा, अगर यहाँ से बात की जाए तो ये प्लस का 3 आ जाएगा और ये माइनस का 4। अब बात की जाए 3 और 1 की, ये 4 हो जाएगा और 4 में से ये जब घटेगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो गया कि px की जो वैल्यू है, यहाँ से p-1 पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब यहीं पे बात खड़ी हो जाती है कि जब 0 आ जाए तब एक विशेष कंडीशन बनती है। और इसी तरह से आप लोग एक थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे -1 पे भी, और इसी की वैल्यू अगर हम लोग x बराबर 4 पे निकालें, अगर x बराबर 4 पे निकालेंगे तो ये p4 हो गया और यहाँ से क्या हो गया, 4 का स्क्वायर ये हो गया, -3 गुणे 4 ये हो गया और ये माइनस का 4 ऐसे ही रहा। 4 चौको 16 हो जाएगा, ये -4 3 12 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कितना 4, ये ऐसे ही रहा। तो ये हो गया 12 4 16, 16 में से 16 गए 0। अब अगर किसी बहुपद की जो वैल्यू है वो किसी x के मान पर 0 हो जाए तो वह जो जिस मान पे वो बहुपद की वैल्यू 0 आई है वो उसका एक शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है, यानी कि शून्य कहलाता है। तो यही परिभाषा होती है शून्य की। तो आइए देखते हैं, अब ये तो आपको पता ही चल गया। तो ये इस पर मतलब बहुपद की -1 पर वैल्यू है 0 और बहुपद की 4 पर वैल्यू है 0। अगर कोई और संख्या पूछे तो आप लोग इसी तरह से रख के निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं बहुपद का शून्य क्या होता है। अगर जहाँ पे 0 आ जाए तो वही शून्य, अगर कहीं पे 0 आ जाता है तो वही शून्य कहलाता है। इसी टर्म को हम लोग यहाँ पे कायदे से समझ लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देते हैं बहुपद के शून्य। अंग्रेजी में इसे जीरोज कहा जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा हो तो जीरोज, नहीं तो जीरो कह लीजिए।
बहुपद के ये शून्यक होते हैं। तो अब इसकी एक बता दिया ही गया है कि जहाँ पे बहुपद का मान 0 आ जाता है, वही जिस x के लिए बहुपद का मान 0 हो जाए वो x की वैल्यू ही बहुपद का शून्य कहलाती है। इसी चीज़ को आप लोग एक यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे एक यदि p के बराबर 0 हो जाए, तो एक वास्तविक संख्या जो k है यानी कि जो इसमें डाली गई है वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगी यदि उसको x से रिप्लेस किया जाए, यानी कि x को उस संख्या से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी कि प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो वो वैल्यू जो k की वैल्यू थी जिससे ये 0 आया था वही उसका वही उसका शून्य कहलाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, जिस संख्या को हम लोग उठा के बहुपद में डालते हैं अगर 0 आ गया तो जिस संख्या को डाला था वो बहुपद की शून्यक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, तो देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक फलन होता है, एक समीकरण होता है। तो एक होता है फलन और एक होता है समीकरण। अब ये फलन जो होता है ये कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ये बहुपद ही होता है, तो इसको हम लोग बहुपद ही लिख देते हैं। अब चाहे फलन लिख लीजिए चाहे बहुपद लिख लीजिए। ये कैसा लिखा रहेगा, ये यहाँ पे लिखा जाता है px की पावर ऐसा कुछ में लिखा जाए, जैसे मान के चलिए यहीं पे लिख देते हैं x² + 3x + 4 लिख देते हैं। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तब ये कहलाएगा एक बहुपद। अगर इसी को चेंज करके ऐसा लिख दिया जाए x² + 3x + 4 = 0, यहाँ पे बराबर में अगर 0 लगा दिया जाए तब ये हो जाता है एक समीकरण। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, तो इसको चाहे तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस वाले में जिस मान पर ये px की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि x के जिस मान पे px की वैल्यू 0 हो जाएगी वो फलन का शून्यक कहलाएगा। लेकिन समीकरण में क्या होता है, समीकरण में शून्यक ना होकर मूल होते हैं। यहाँ पे बहुपद या फलन में शून्यक होते हैं और समीकरण में क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो जिस x की वैल्यू पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा वही इसका मूल कहलाएगा। तो इस बात को यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, तो एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, वास्तविक संख्या के पर किसी फलन का मान शून्य हो जाए तो वास्तविक संख्या k है एक, जिसका मान हम लोग अगर फलन में रखें तो फलन का मान जो है वो शून्य हो जाए तो k उसका एक शून्य कहलाएगा। तो k फलन का एक शून्य कहलाएगा, फलन का शून्यक कहलाता है। ये तो हो जाती है फलन की बात। और बात करें अब समीकरण की, तो यहाँ पे भी वही लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या k पर कोई समीकरण संतुष्ट हो जाए तो k
के समीकरण का एक मूल कहलाता है। समीकरण का एक मूल कहलाता है। तो ये हो जाता है, यानी कि फलन में जो होता है शून्यक होता है, यानी कि जिस वैल्यू पे फलन का मान शून्य हो जाए वो उस फलन का शून्यक कहलाएगा, और जिस मान पर वह समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी कि समीकरण के इक्वल में 0 रहता है, तो जो समीकरण दिया हुआ है वो संतुष्ट हो जाए, यानी कि उसकी वैल्यू भी इस या LHS में 0 है तो RHS में 0 आ जाए, तो इस तरह से ये हो जाता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे और बचता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं ऊपर वाला और यहाँ पे लिख देते हैं उसको। तो यहीं पे लिख देते हैं हम लोग एक पॉइंट और, इसको ध्यान रखिएगा। किसी फलन के शून्यक, जो फलन है उसके शून्यक तथा जो समीकरण है उसके रूट तथा समीकरण के मूल। की जो अधिकतम संख्या है, यानी कि जो समीकरण के शून्यक है और फलन के शून्यक है, फलन बहुपद होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अधिकतम संख्या, इनकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो इनकी जो घात होगी उसी के बराबर होगी। अब घात क्या होती है ये बताया गया है कि जो उसमें चर है उसकी जो अधिकतम घात होती है वही उस फलन की घात कहलाती है और वही उस समीकरण की भी घात कहलाती है, तो उनके अधिकतम घात के बराबर होगी। तो ये हो जाता है एक पॉइंट। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी वाले को ले लेते हैं, तो इसके जो अपने पास ये एक पॉलिनोमियल है यानी कि फंक्शन है, तो इसके जो शून्यक आएंगे, इसके मूल नहीं आएंगे, शून्यक आएंगे, तो इसकी पावर 2 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, हो सकता है 1 भी आ जाए, तो कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा इसके मूल नहीं हो सकते। इसी तरह से ये एक समीकरण है, तो इसके रूट कितने आएंगे, 2। इसी तरह से अगर हम लोग 4x + 3 को देखा था हमने, अगर इसकी बात की जाए तो इसका केवल और केवल एक ही रूट आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी अगर इसी के बराबर में 0 दे दिया जाए तो रूट आएगा, अगर बराबर में 0 ना देकर इस तरफ px लगा दिया जाए तो इसका शून्यक आएगा। तो शून्यक और जो रूट होता है उसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता, बस फलन के लिए शून्यक और समीकरण के लिए रूट हो जाता है। तो उम्मीद है अब तक की गई बातें जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये होता है बेसिक सा डिफरेंस शून्यक और ये मूल में। तो फलन के लिए शून्यक, फलन या बहुपद के लिए शून्यक, और जो समीकरण होता है उसके लिए मूल होते हैं। अब ये मूल क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इस पर डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो इस चैप्टर में अभी बस इतना ही जानिए। तो अब ग्राफ बच जाता है, ग्राफ और हमें सॉल्व करना है। तो अब ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर इसमें पूरा ग्राफ कवर करने लगेंगे। वो करीब 40 से 45 मिनट का वो एक अलग टॉपिक है ग्राफ बनाना। और इस चैप्टर में ग्राफ से हमें इसके जो यहाँ पे बहुपद जो दिए हैं इसके जो शून्यक हैं वो हमें ग्राफ से निकालने हैं। और उसी में अगर =0 लगा हुआ है तो वही जो इसके शून्यक थे वही इसके मूल हो जाएंगे समीकरण के। तो इतनी सी बात हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज की गई चर्चा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में बताइए, उसमें सुधार किया जाएगा या समझाने की कोशिश की जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।